जय हिंद एवरीवन। आज के लेक्चर्स पे हम बात करने वाले हैं एनडीए से रिलेटेड पीवाईक्यू के बारे में। यानी कि एनडीए के पेपर में प्रीवियस में जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके मेनली ज्योग्राफी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और चेक करते हैं आज का पहला क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ वाटर। वैसे इसे सबको जानना चाहिए। वैसे ये बेसिकली अगर देखा जाए तो ये फिजिक्स का क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, फिर भी इसका आंसर चेक कर लेते हैं। डेंसिटी ऑफ वाटर इज, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मैक्सिमम 0 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 0 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस, मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें, तो सेकंड क्वेश्चन से अरेंज द फॉलोइंग सेंटर ऑफ एम्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। एम्स के ये जो सेंटर दिए हुए हैं इनको हमें ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन कौन से सेंटर हैं। पहला सेंटर दिया हुआ है ऋषिकेश, सेकंड है न्यू दिल्ली, थर्ड नंबर पे दिया है पटना, और फोर्थ पे है यानी कि डी ऑप्शन दिया हुआ है भुवनेश्वर। ठीक है, इसके अगर हम देखें सबसे पहले ऋषिकेश, तो ऋषिकेश जो है ये हमें उत्तराखंड में मिलेगा। उत्तराखंड में ऋषिकेश मिलेगा। ठीक है, न्यू दिल्ली की अगर बात करें तो ये हमें पता ही है दिल्ली का या हमारे क्या कहते हैं इंडिया का कैपिटल है। ठीक है, सेकंड की बात करें पटना यानी कि ये बिहार का कैपिटल है। देन नेक्स्ट अगर बात करें भुवनेश्वर, तो ये उड़ीसा का कैपिटल है। ठीक है, इस बेस पर भी हम ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। और इसके अगर मैप पर देखें तो ध्यान दीजिएगा, मैप पे हम इसके लोकेशन को अगर चेक करें तो यहाँ हमारे सामने एक मैप दिया हुआ है। इस मैप पे हम सारे लोकेशन को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। सबसे पहला यहाँ पर आपको एक दिखेगा, इस- इसे हम कहते हैं उत्तराखंड। ठीक है, ये है हमारा उत्तराखंड वाला रीजन। ठीक है, उत्तराखंड में हमें क्या मिल जाएगा, ऋषिकेश मिल जाएगा। ठीक है, देन इसके जस्ट साइड में हमें यहाँ पर दिखाई देगा दिल्ली, और यहाँ पर हमें न्यू दिल्ली कैपिटल मिल जाएगा। देन थर्ड नंबर पे अगर बात करें तो ये है बिहार का रीजन। ये थोड़ा सा ओल्ड जो मैप है वो ओल्ड है, तो जो मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ उसे आप देखिएगा। तो बिहार में मिल जाएगा पटना, और फोर्थ नंबर पे ये है उड़ीसा का रीजन, और यहाँ हमें मिल जाएगा भुवनेश्वर। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस ये कह रहा है ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करने के लिए। तो ये हमारा जो साइड है ये ईस्ट हो जाएगा, और इस साइड को हम वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको अरेंज करना है ईस्ट टू वेस्ट। तो सबसे ईस्ट में अगर बात करेंगे तो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा भुवनेश्वर, सेकंड नंबर पे आ जाएगा, सेकंड नंबर पर आपका पटना हो जाएगा। ठीक है, थर्ड नंबर पे ऋषिकेश, और फोर्थ नंबर पे दिल्ली हो जाएगा। ऑप्शंस इस क्वेश्चंस में नहीं दिया हुआ था, तो अगर हमें इस अरेंज करना होगा तो कैसे अरेंज करेंगे। तो सबसे ईस्ट की अगर बात करें, देखिए क्वेश्चंस यहाँ दिया हुआ है, क्या कैसे अरेंज करना है, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ईस्ट में कौन सा हो जाएगा, भुवनेश्वर हो जाएगा। देन सेकंड नंबर पे बिहार का पटना हो जाएगा कैपिटल। ठीक है, देन थर्ड नंबर पे आपका ऋषिकेश, और फोर्थ नंबर पे न्यू दिल्ली हो जाएगा। इसे हम अरेंज कर लेंगे इस तरह से। तो ये हमारा क्वेश्चंस का आंसर हो गया। इसमें आंसर नहीं दिया था फिर भी आप अरेंज कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चंस की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में करेवा के रूप में जाने जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती हैं। इन इंडिया ग्लेशियर टेरेसेस नोन एज करेवा आर फाउंड इन। ठीक है, देखिए करेवा की अगर हम बात करेंगे तो जब हम हिमालय रीजन पढ़ते हैं तो उस टाइम पीरियड में ये वर्ड आता है। करेवा एक सॉइल होता है जिसमें बेसिकली हम केसर की क्या करते हैं, खेती करते हैं। ठीक है, तो इसका अगर देखेंगे सारे क्वेश्चंस का हम एक एक करके एरिया देखेंगे जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें पहला दिया हुआ है सप्तकोसी वैली, यानी कि कोसी और उसके आसपास की जो ट्रिब्यूट यानी कि कोसी की जो ट्रिब्यूटरी है उनको हम कहते हैं सप्तकोसी वैली, और ये हमें मिलेगा मेनली बिहार वाले रीजन में। ठीक है, सेकंड दिया है हमारा ऑप्शंस झेलम, और ये झेलम जो है इस क्वेश्चंस का सही आंसर होगा
क्योंकि झेलम जो है आपको ये कश्मीर घाटी में, ये कश्मीर घाटी या इंडस की आपको क्या मिलेगी, ट्रिब्यूटरी मिलेगी, और उसी रीजन में हमें करेवा सॉइल मिलता है, ठीक है। और करेवा से रिलेटेड जो भी फॉर्म हो रहे हैं उसे हम कहाँ देखेंगे, झेलम वैली में देखेंगे। अलकनंदा की अगर बात करें, अलकनंदा, अलकनंदा हमें मिलेगी उत्तराखंड में, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर बात करें तीस्ता, तो ये हमें रिवर जो मिलती है या ये वैली जो मिलेगी सिक्किम में मिलेगी, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चंस का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा झेलम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। स्ट्रक्चरली द मेघालय रीजन इज अ पार्ट ऑफ, यानी कि संरचनात्मक रूप से मेघालय क्षेत्र किसका भाग है। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और इसे हम जब इंडिया का फिजिकल डिवीजन पढ़ते हैं तो वहां इस क्वेश्चंस को हम देखते हैं, ये इसे मैप पे सॉल्व करते हैं। इंडिया का फिजिकल डिवीजन में हम इंडिया को बेसिकली 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जब डिवाइड करते हैं तो ये हमारा हो जाता है नदन हिमालय रीजन, जो हो जाता है माउंटेन वाला। पहला आपका हमारा रीजन जो हो जाएगा वो माउंटेन वाला रीजन हो जाएगा, ये हो जाएगा माउंटेन वाला रीजन। देन सेकंड नंबर की हम, ये हो गया, केयरफुली देखिएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे हमारा जो रीजन आप देख लीजिए ऐसे, ये प्लेन वाला रीजन हो गया, प्लेन रीजन हो गया। प्लेन के जस्ट नीचे से स्टार्ट होता है हमारा पेनिनसुला प्लेटू वाला, पेनिनसुलर प्लेटू का जो रीजन है ये थर्ड नंबर पे हो गया, सेकंड नंबर पे प्लेन, ठीक है। और नेक्स्ट ये हमारा कोस्टल रीजन आ जाता है, ठीक है। तो जब हम ये डिवीजन करते हैं उसी टाइम पर हम एक चीज डिवीजन करते हैं कि ये जो मेघालय है वो मेघालय जो है पेनिनसुला प्लेटू का रीजन है, ठीक है। पेनिनसुला प्लेटू या डक्कन ट्रैप वाला जो रीजन होता है उसी से रिलेटेड है मेघालय रीजन, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस का जो आंसर हो जाएगा, इसमें हमारे पास आंसर दिया हुआ है जो ऑप्शंस है उसमें एक दिया हुआ शिवालिक रेंज, ये होगा नहीं क्योंकि यह हिमालय का क्या है सबसे लोअर पार्ट आ जाता है, वहां पर हम देखते हैं शिवालिक रेंज को। देन हाईएस्ट पार्ट हिमालय का या हाईएस्ट माउंटेन पिक्स जो मिलते हैं हिमालय में वो हो जाते हैं ग्रेटर हिमालय में, तो ग्रेटर हिमालय भी इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये भी आंसर गलत है, ये भी गलत है। अरावली रेंज ये राजस्थान में भी मिलती है, तो ये आंसर भी आपके सही नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि डेक्कन प्लेटू, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स, सोलर इक्लिप्स लूनर इक्लिप्स हम पढ़ते हैं, और उसमें से क्वेश्चंस दिया हुआ है कि सूर्य ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के समय क्या होता है। द अर्थ कम्स इन बिटवीन द सन एंड द मून, सेकेंड ऑप्शन द मून कम्स इन बिटवीन द सन एंड द अर्थ, थर्ड ऑप्शन है द मून कम्स एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द अर्थ एंड द सन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज द सन कम्स इन बिटवीन द अर्थ एंड द मून, ठीक है। ये हमारे ऑप्शंस हो गए, इसमें से सही आंसर जो है वो हो जाएगा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में क्या जा रहा है, पृथ्वी। देखिए ये क्वेश्चन जो है हमारे पास एक ट्रिक है, उस ट्रिक के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जब हम ट्रिक बनाते हैं तो उसे एक फॉर्मल सिंपल सा ट्रिक से कर सकते हैं, यानी कि पीसीएस जब हम लिखते हैं तो इसमें हम इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है उस टाइम पीरियड में सूर्य ग्रहण होता है। तो इसमें दिया हुआ है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाए तो उस समय क्या होता है, सोलर इक्लिप्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस के लिए हमें ट्रिक बनाने पड़ते हैं तो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है, बाकी बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा कि ये हो गया हमारा अर्थ और सेंटर में आ गया मून और सन, ठीक है। तो जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाता है तो उस टाइम पे हम सोलर इक्लिप्स कहते हैं, और जब सन और मून के बीच में अर्थ आ जाता है तो वो हो जाता है हमारा लूनर इक्लिप्स, ठीक है। तो ये हो गया सूर्य ग्रहण और ये आपका चंद्र ग्रहण हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। The Nagarjun Sagar project is located on which one of the following rivers? नागार्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर अवस्थित है।
ऑप्शन दिया हुआ है गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एंड महानदी। इसका आंसर सबको पता होगा। इसका सही आंसर है वो हो जाएगा कृष्णा नदी। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगर नए मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बन रहे हैं तो उसको करंट के थ्रू देख करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्योंकि सारे रिवर पे कोई ना कोई हमें मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट मिलते हैं और उससे काफी ज्यादा फायदा भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राजमहल आइलैंड कंसिस्ट ऑफ लावा फ्लो डिपॉजिट्स। सेकंड ऑप्शन दिया है बुंदेलखंड नीस बिलोंग टू द ओल्डेस्ट आर्कियन रॉक्स ऑफ इंडिया। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। ठीक है, इसमें से हमें बताना है, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये बताना है ये option सही है गलत है। ठीक है, इसमें से हमें सही बताना है कौन सा स्टेटमेंट क्या है, सही है। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है, ये कह रहा है राजमहल उच्च भूमि लावा के प्रवाह के निक्षेपों से बनी है। ये बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रहा है। देन सेकंड है बुंदेलखंड नाइस भारत के प्राचीनतम आठ महाकल्पीय शैलों की बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो है ये आंसर भी सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बोथ ए एंड, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कन्वेक्शनल एनर्जी सोर्स, यानी कि इसमें से कौन सी एनर्जी जो है कन्वेक्शनल एनर्जी है। देखिए, कन्वेक्शनल एनर्जी और नॉन कन्वेक्शनल एनर्जी दो टाइप की एनर्जी पढ़ते हैं हम। दोनों में से किसी एक को अगर अच्छे से केयरफुली याद कर लेते हैं, या दो की मीनिंग होती है, स्पेलिंग जो है वर्ड अलग अलग, उसे हम याद कर लेते हैं। जैसे क्या है, ये परंपरागत ऊर्जा दिया हुआ है कि इनमें से कौन सा ऊर्जा जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो परंपरागत ऊर्जा को हम सेकेंड वर्ड जो कहते हैं वो हम कह सकते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी की जब हम बात करते हैं उसे ही हम कहते हैं परंपरागत ऊर्जा, यानी कि ऐसी एनर्जी जो क्या लिमिटेड हो। ठीक है, यानी कि जिसे हम दोबारा रिफॉर्म नहीं कर सकते हैं, वैसी एनर्जी जो होती है नॉन रिन्यूएबल होती है। और एक ऐसी एनर्जी होती है जो लॉन्ग टर्म तक हमें मिलती रहेगी, उसे हम कहते हैं रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, रिन्यूएबल जब वर्ड यूज करेगा तो आप यहाँ पे नॉन कन्वेक्शनल वर्ड यूज करेंगे, नॉन कन्वेक्शनल। और जब कन्वेक्शनल वर्ड यूज किया, कन्वेंशनल वर्ड यूज किया, सॉरी कन्वेंशनल वर्ड यूज करता है, तो यहाँ पे हम कहते हैं क्या, नॉन रिन्यूएबल। ठीक है, तो ये यहाँ से थोड़ा सा एक वर्ड भी अगर हम अच्छे से ध्यान में माइंड में रख लेंगे तो हमारे ये क्वेश्चंस का आंसर जो है इजीली हमें मिल जाएगा। देखिए, एक इसमें से कुछ एनर्जी ऐसी है जो हमें लॉन्ग टर्म तक मिलती है, जिसमें से टाइगेटल एनर्जी है, ये लॉन्ग टर्म के लिए मिलेगी, तो ये भी नॉन कन्वेंशनल हो जाएगा। जियोथर्मल एनर्जी ये भी लॉन्ग टर्म तक मिलेगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉन कन्वेंशनल हो जाएगा। देन सोलर एनर्जी जो है ये भी लॉन्ग टर्म तक मिलती रहेगी। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बायोमास एनर्जी। ठीक है, बायोमास एनर्जी यानी कि जैव मात्र ऊर्जा जो है वह जो है कन्वेक्शनल एनर्जी है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ कि कौन सी संस्था भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र बनाती है। ठीक है, इसमें से दिया हुआ है ऑप्शन ज्योग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया और नेटोम दिया हुआ है, यानी कि नेशनल एटलस है, थेमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें अगर बात करें तो इसमें से आप लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन तो एग्जैक्ट आ रहा होगा, और वो है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। थोड़ा सा इसमें ट्रिक और दिमाग यूज करने पर ये क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं। फिर भी देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। देखिए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जब हम हिस्ट्री की क्लास लेते हैं उस टाइम ये आता है, इसे हम कहते हैं इन शॉर्ट में एएसआई। और इसे हम कहते हैं फादर ऑफ एएसआई, आपको याद होगा अलेक्जेंडर कर्निंगम को कहते हैं, जिसके पहले डायरेक्टर जनरल बनाए गए थे जॉन मार्शल। ठीक है, इसको फॉर्म किया गया था, आप लोगों को ये डेट अच्छे से याद होगा, ये फॉर्म किया गया था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी बात कर लेते हैं, तो ये फॉर्म किया गया था 1861 में। ठीक है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, ये याद रखिएगा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे और ये पुरातत्व से संबंधित है, तो इसलिए हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सिविलाइजेशन जब पढ़ते हैं तो वहां आता है।
तो इसका आंसर होगा नहीं। ये क्वेश्चंस में पूछा है कि कौन सी ऐसी संस्था है जो स्थलाकृतिक मानचित्र बनाती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, वो आंसर की बात कर ले हम तो सर्वे ऑफ इंडिया हो जाएगा। और इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 1767 में। 1767 में इसको बनाया गया था। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो देहरादून में है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है और यही फिक्स करता है कि हमारा एरिया जो है, वर्किंग एरिया जो है ओवरऑल इंडिया का, वो कहाँ तक है, उसको फिक्स करने का। जब आप कभी आप इसके साइट्स पर जाएंगे तो इंडिया का मैक्सिमम मैप आपको, पूरे वर्ल्ड के मैप या इंडिया के एक एक मैप को आप इनके साइट्स पर देख सकते हैं। सर्वे ऑफ इंडिया 1767। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की, तो इसको फॉर्म किया गया था 1851 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है कोलकाता में, इतना याद रखिएगा। देन ये सही आंसर इसका सी हो जाएगा, बता दे रहे हैं। ठीक है, बाकी मैं डिटेल में बता रहा हूँ इन सबको। देन नेटोम की अगर बात करते हैं तो इसको फॉर्म किया गया था 1956 में। 1956 में इसको फॉर्म किया गया था और इसका हेडक्वार्टर भी कोलकाता में है। ठीक है, जियोग्राफिकल सर्वे, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको 1851 में फॉर्म किया गया और इसका हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको फॉर्म किया गया था 1861 में और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सर्वे ऑफ इंडिया 1767 और इसका हेडक्वार्टर देहरादून मैंने बताया। और नेटोम नेटोम यानी कि नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन, अगर इसकी बात करें तो 1956 में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, कोलकाता में है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन। इनमें से कौन सी एक बाउंड्री है जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नहीं है। ठीक है, तो अगर सभी बाउंड्री लाइन को हम देखें तो ध्यान दीजिएगा, 38 पैरेलल की अगर बात करते हैं, ये जो लाइन है हमें नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के पास मिलेगा। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को ये सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, एक आप और पढ़े होंगे 49 डिग्री। ठीक है, 49 डिग्री पैरेलल जो पढ़े होंगे, ये जो है यूएसए और कनाडा के पास आपको दिखाई देगा। ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। 38 जो है पैरेलल वो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, और इसके अलावा यहाँ पर 49 जो है यूएसए और कनाडा को। देन मैग्नीटो लाइन जो है ये आपको मिलेगा, मैग्नीटो लाइन जर्मनी और फ्रांस के बीच में। ठीक है, जर्मनी और फ्रांस के बीच में मैग्नीटो लाइन मिलेगा। डुरंड लाइन जो है ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में मिलेगा, डुरंड लाइन। ठीक है, देन इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ड्रेसडेन लाइन, यानी कि यह जो है इंटरनेशनल लाइन नहीं है, ये अफगानिस्तान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। मैग्नीटो लाइन जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच में, मैग्नीटो लाइन सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में आपको इसको ज्यादा देखेंगे। 38 डिग्री पैरेलल लाइन जो है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को सेपरेट करने का काम करता है। और 49 को मैंने बता दिया, 49 जो है वो यूएसए और कनाडा के बीच में फॉर्म किया गया है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में। जय हिंद।